नमस्कार, एक बार फिर आप लोगों के अदालत में हाजिर हूं और आज जो फरियाद लेकर के आया हूं 2024 के चुनाव से पहले की ये फरियाद है। आप लोगों को ये फैसला करना है कि आखिर ये ऊंट किस करवट बैठेगा। जो परिस्थितियां नज़र आ रही हैं उसमें साफ लग रहा है कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार जिस मकसद से एक साथ आए थे उनके वोट बैंक में सेंधमारी शुरू हो चुकी है। और ये वोट बैंक में सेंधमारी होने का मतलब है कि 2024 के चुनाव में परेशानियां बढ़ेंगी। तो वहीं ऐसा नहीं है कि एनडीए गठबंधन में ये वोट सेंधमारी होकर के जा रहा है। एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी की भी स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जितना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि वो तीसरी बार आ रहे हैं, ये उनका डर भी हो सकता है। क्योंकि जब आदमी डरता है तो और ज़्यादा हनुमान चालीसा का जाप करता है। आपके जीवन में भी बहुत सारी बातें ऐसी हुई होगी, कभी आपको डर लगा होगा और डर लगा होगा तो सीधे हनुमान जी याद आते हैं। वही हाल नरेंद्र मोदी का जब इंडिया गठबंधन बना और वोटों के समीकरण की जब चर्चा हुई, उनकी रिसर्च टीम ने बताया कि अब क्या स्थिति है। तो खास करके आप हिंदी पट्टी के जो क्षेत्र हैं वहाँ का रिजल्ट बदलता हुआ देख सकते हैं। लेकिन इस बदलाव के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब आज से एक साल पहले नीतीश कुमार ने पाला बदला था, तब एक सर्वे हुआ था। उस सर्वे के हिसाब से जो चीज़ें सामने नज़र आ रही थी उसमें एनडीए गठबंधन बहुत पिछड़ता हुआ नज़र आ रहा था। एनडीए गठबंधन को इतनी सीटें कम आ रही थी कि उनका जो 272 का आंकड़ा है उसके पैरेलली एकदम बहुत महीन रस्सी पे बहुमत नज़र आ रहा था। यानी बहुमत हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था 2024 में। इसके बाद से फील्डिंग शुरू हुई, काम शुरू हुआ और ये भी पता था कि जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक साथ आते हैं, कांग्रेस साथ में होती है, तो मजबूत तो नज़र आते हैं लेकिन भीतर भीतर एक दूसरे को खोखला करने की भी तैयारियां शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो एनडीए गठबंधन को जो 2019 में सीट आई थी, 40 में से 39 सीटें, इसका दम वो भर रही थी। नीतीश कुमार ने ऐसी पटकनी दी कि 17-16 सीटें उसमें से घट गईं। इसके बाद अब एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। 23 सीटों पर टिकी हुई एनडीए इस जद्दोजहद में थी कि एक बार फिर से अपने पुराने रिकॉर्ड को दोहराए, क्योंकि इससे बेहतर एनडीए का रिजल्ट जो अभी वर्तमान में है वो 2014 में था। 31 सीटें जीत करके एनडीए गठबंधन आई थी। अब जबकि 2024 का चुनाव आ रहा है, 40 में 40 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। इसके पीछे का तर्क क्या है? हवाई तो है नहीं, ये सब कुछ आंकड़ों पर निर्भर करता है। और आंकड़ों की दृष्टि से आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी और लगातार भारतीय जनता पार्टी का अपनी रणनीतियों में बदलाव, आपने देखा कि नई कमेटी जो बनी है, उस कमेटी को आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस कमेटी में क्या कुछ हुआ है। उस कमेटी में जो सबसे बड़ी बात हुई है वो ये है कि कहीं ना कहीं इसमें एक चीज़ तो ध्यान से रखा गया है कि इस कमेटी में जातीय समीकरण को एक अलग तरह से बनाया गया है। इस जातीय समीकरण में आपने स्पष्ट तरीके से देखा होगा कि एम और वाई को बिल्कुल किनारे कर दिया गया है। सिर्फ नहीं बोलते हैं कि सिर्फ एक एंट्री दे दी गई है कि कोई ये नहीं कहे कि शून्य हो गया है, लेकिन मुस्लिमों को तो बिल्कुल इस जगह नहीं दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदुत्व वाले और सवर्ण एजेंडा पर पूरी तरह से टिकी हुई है। यानी कि उत्तर प्रदेश वाला जो उसका एजेंडा है वो बिहार में भी लागू करना चाहती है। तो यहाँ पर दो खेमे में बटा हुआ तो नज़र आ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ घाटा किधर हो रहा है? दोनों खेमे को अगर मान लेते हैं कि 50-50% वोट है, जिसमें से महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन है वो बिहार में और ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसके पास वोटों की संख्या ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो लालू प्रसाद के पास कहा जाता है कि 31-32% वोट है एम-वाई समीकरण का। तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के पास भी एक तरफ जहाँ लौकुश समीकरण है, वहीं ईबीसी का वोट उनको जाता है। तो कुछ हद तक दलित भी उनको वोट करते हैं। इन सारी वोटों को मिला करके अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार का 16% का आंकड़ा, हम बार बार आपको बता रहे हैं कि वो कांस्टेंट रहता है। इसी 16% पर वो चाहे एनडीए में रहें, चाहे इंडिया गठबंधन में रहें, चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, उसमें ये 16% वोट कांस्टेंट रहा है। अगर ये रह जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें होंगी।
लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट बता रहे हैं वो कुछ और कहानी कह रहे हैं। आपको बता दें कि कहानी में दम है, हमने इसलिए रखा है कि इस कहानी में वास्तव में दम है। और जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं, जो हमारी टीम सर्वे करके आ रही है, अलग अलग जिलों में हमारी टीम जा रही है। आपको पता है कि संपादक नमन मिश्रा जी 5 लोगों की टीम के साथ सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल के दौरा पर हैं। आपने देखा होगा कि सुपौल हो, पूर्णिया हो, अलग अलग जगहों से वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं और कई रिपोर्ट्स अभी आने बाकी हैं। जब टीम हमारी वापस आएगी तो आपको हम ज़मीनी हकीकत बताएंगे कि है क्या। वर्तमान जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें साफ नज़र आ रहा है कि इंडिया गठबंधन मजबूत है, लेकिन एनडीए गठबंधन भी कम मजबूत नहीं है। अगर वोटों के आंकड़े को अगर देखते हैं आप तो उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें बदलती नज़र आ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को और कमज़ोर कैसे किया जाए, इंडिया गठबंधन को और कैसे कमज़ोर किया जाए, उसके लिए रणनीतियाँ बनाना शुरू कर चुकी हैं। और सबसे ज़्यादा फोकस बिहार पर है। बिहार के सीमांचल में आपने देखा कि जैसे ही नीतीश कुमार अलग होते हैं एनडीए गठबंधन से, सीमांचल पर अपना पकड़ बनाने के लिए और सीमांचल में ये दर्शाने के लिए कि उनकी उपस्थिति वहाँ भी है। अररिया में आपको पता है कि अररिया में ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद हैं। तो मिथिलांचल, सीमांचल और कोसी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी खास करके अगर मिथिलांचल में तो है, लेकिन बाकी के जगहों में नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार से वो 16 सीटें कैसे वापस ली जाए, इसकी पूरी रणनीति बनाई जा रही है। इस रणनीति में अगर लालू प्रसाद और नीतीश कुमार एक साथ रहते हैं तो इस रणनीति में कभी कामयाब भारतीय जनता पार्टी नहीं हो सकती है। वोटों के आंकड़े को अगर देखें तो साफ नजर आ रहा है। इसमें एक और फैक्टर बहुत बड़ा है, वो है प्रशांत किशोर का फैक्टर। प्रशांत किशोर के फैक्टर के साथ साथ ओवैसी फैक्टर को भी आप अलग नहीं कर सकते हैं। अब इन आंकड़ों को अगर एक तरफ आप रख करके देखते हैं तो इसको पॉइंट टू पॉइंट नहीं बताते हुए सीधे तौर पे हम आपको बता रहे हैं कि पहले तो ये 31-32% जो MOI समीकरण का वोट है वो रख लीजिए। 7 से 8% वोट जो है लौकुश का या फिर नीतीश कुमार के उस 16% वोट को रख लीजिए। तो ये 46, 47, 48% हो जाता है, जो गारंटी देता है कि अब इससे ज़्यादा क्रॉस नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी। यानी कि जीत हार भले ही मार्जिन कम हो, लेकिन जो रिपोर्ट बता रहा है उसमें 50-50 से ज़्यादा एनडीए गठबंधन पिछड़ रहा है। यानी कि जो 23 सीटें हैं अभी वर्तमान में नीतीश कुमार के हटने के बाद एनडीए गठबंधन की, वो भी नहीं बच पाएंगी। यानी कि 17-18 सीटों पे आकर के टिकना पड़ेगा एनडीए गठबंधन को, भारतीय जनता पार्टी को। तो निश्चित रूप से ये बड़ा चिंता का कारण है, जिसको दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को फायदा ऑटोमेटिक मिलता जा रहा है। एक तरफ प्रशांत किशोर जो लगातार दौरा कर रहे हैं, और ये बातें अब खुल करके सामने आ गई है कि प्रशांत किशोर ने जिन क्षेत्रों में दौरा कर दिया है, जिसमें आप देखे होंगे कि भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र है, चंपारण का क्षेत्र है, उसके बाद आपने देखा होगा कि वो अन्य क्षेत्रों में जहाँ से घूम कर आ रहे हैं, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, ये सारे क्षेत्र घूमने के बाद यहाँ की लगभग 18 से 20 लोकसभा सीटें आती हैं। इन 18-20 लोकसभा सीटों पर, और इसके बाद कहा जा रहा है कि ये यात्रा जो खत्म होगी तो अक्टूबर के बाद वो नए तरीके से यात्रा करेंगे, और अन्य जहां जहां संभावनाएं अधिक प्रबल नजर आती है कि वहां जनसुराज अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, वहां वहां भी वो दौरा करेंगे। इसका सीधा मतलब है कि एक पार्टी तो वो खड़ा हो गए, न एनडीए में है और न इंडिया गठबंधन में है, तो निश्चित रूप से डैमेज करेंगे दोनों ही तरफ को। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार जिस वोट के दम पर अपना स्थिति ऊपर रखे हुए हैं, उन 16 सीटों को जीतने के में भारतीय जनता पार्टी का भी योगदान रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी उनके साथ नहीं है तो उन्हें नीतीश कुमार को लालू प्रसाद के उन मुस्लिम वोटरों का और यादव वोटरों का बड़ा हिस्सा उनके तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार के पास से छिटकता हुआ नजर आ रहा है उनके 16% वोट। नीतीश कुमार के 16% वोटों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट और महत्व है। अब तक वो हमेशा नीतीश कुमार के साथ रहा है, लेकिन 32% वोटों में 16% वोट अगर जोड़ दिया जाए तो 48 होता है। लेकिन इन 16% वोटों में से 10% घटा दिया जाता है, तब क्या स्थिति होगी?
तब 40% से नीचे आ जाते हैं आप। और ये इसलिए हम कह रहे हैं कि जैसे ही नीतीश कुमार लालू प्रसाद के पास जाते हैं, ओबीसी का जो 27% वोट है उसमें से 15% अगर आप निकाल लेते हैं तो 12% बचता है। और ये 12% वोट में से 10% वोट जो है वो सीधे खिसकता हुआ नजर आ रहा है इंडिया गठबंधन से। क्योंकि ऐसा लगता है, ऐसा मानना है, इन बात करके आप देख सकते हैं, आपके अगल बगल में भी अगर ओबीसी के लोग रहते हैं तो उनसे आप पूछ सकते हैं कि गैर यादव हैं तो वो किसको वोट देना चाहते हैं। सीधे वो उस जगह वोट देना चाहते हैं जहां इंडिया गठबंधन यानी लालू प्रसाद और नीतीश कुमार को हराया जा सके। यहां नीतीश कुमार फैक्टर नहीं है, यहां फैक्टर लालू प्रसाद है। क्योंकि नीतीश कुमार आज भी लालू प्रसाद के पास बैठ करके याद दिलाते हैं 2005 से पहले की स्थिति। तो ये वोट प्रतिशत जो कम होगा उसका फायदा उधर मिलेगा। यदि मान लेते हैं आपके पास 100 रुपया है, 50 रुपया आपने किसी को दे दिया और 50 रुपया अपने पास रख लिया, लेकिन अगले ने अगर 10 रुपया किसी को दे दिया तो आपके पास 50 का 50 कांस्टेंट है, लेकिन अगला जो है उसके पास 40 ही बच जाता है। तो यानी कि आपके पास ज़्यादा पैसा है। वोटों का गणित भी इसी तरह से काम करता है। ये जरूरी नहीं है कि अगर 100 वोट पड़े हैं और 100 वोट में से किसी को 40 और किसी को 40 पड़े हैं तो वो जीत हार का पैमाना होगा। पैमाना वो होगा जो बाकी के 20% वोट हैं वो कैसे बटे हैं, उनमें से किसको कितना मिले हैं। अगर 40% में से 1% भी कम बेसी किसी को मिलता है तो वहां जीत हार हो जाता है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि जीत हार में आम जनता का योगदान होता है और अपने मर्जी से लोग वोट करते हैं, चाहे जिस आधार पर करें, जातीय आधार पर करें, गोलबंदी के आधार पर करें, विकास के आधार पर करें, अलग अलग सेक्टर है उसके। अब इन सारी चीज़ों में साफ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे को मजबूत करने के लिए, अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए जो काम किया है उसमें से भारतीय जनता पार्टी में से बहुत कुछ घटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। क्योंकि हिंदुत्व वाला वोट कट के कहाँ जाएगा। हिंदुत्व वाला वोट पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का है, वो कैडर वोट है और वो कहीं नहीं जाने वाला है। तो हिंदुत्व का वोट जोड़ लीजिए आप। सवर्ण जो लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के साथ पहले हुआ करते थे, अब जो वर्तमान 1 साल में परिस्थितियां बनी हैं उसमें सवर्णों की नाराजगी बढ़ी है। या तो नीतीश कुमार के फैसले के चलते हो या फिर बार बार नीतीश कुमार का ये बताना कि 2005 के पहले की स्थिति आप जानते हैं। तो यानी कि सवर्णों का ये 15% वोट है, उसमें से 15% छोड़ दीजिए आप, 10% वोट अगर हिंदुत्व वाले वोट यानी एनडीए की तरफ चला जाता है तो इस वोट पर इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, जो पहले नीतीश कुमार को पड़ा करता था जब वो एनडीए के साथ थे। अब आप 2015 की स्थिति को कह सकते हैं तो 2015 में लोकल मुद्दे थे और अब नीतीश कुमार की विश्वसनीयता 2015 के बाद बहुत बदली है। लोग सोचना भी शुरू कर दिए हैं कि आखिर नीतीश कुमार जिस लालू प्रसाद के साथ आते हैं 2 साल में अलग हो जाते हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अभी प्रकृति नहीं बदली है और यही कह करके नीतीश कुमार अलग भी होते हैं। तो सीधी तौर पे नजर आता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के वोट बैंक में कमी आती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं आती है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार के उन 16% वोटों में ईबीसी का वोट बहुत महत्वपूर्ण था। जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है वो नीतीश कुमार को अपना नेता मानता था और ये समझता था कि वो यादवों के कहर से गैर यादवों को बचाएंगे, इसलिए वो उनके साथ जुड़ा हुआ था। अब वो समाज भी धीरे धीरे नीतीश कुमार से खिसक रहा है कि नीतीश कुमार फिर वहीं जाकर बैठ गए हैं। एक तरफ कहते हैं कि लालू प्रसाद का 2005 वाला से पहले का शासन देख लीजिए, दूसरी तरफ अपराध बढ़ रहा है और तीसरी तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि वोट भी दीजिए। ऐसा संभव नहीं है और ये राज्य का भी चुनाव नहीं है। पिछले 18 साल के नीतीश कुमार के अगर आंकड़ों को खंगाल के रखा जाए तो नीतीश कुमार 5 से 10 के बाद सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की राजनीति किए हैं, कभी इस खेमे में कभी उस खेमे में। और विकास जो नज़र भी आ रहा होगा, जो सड़कें नज़र आ रही हो, फ्लाईओवर नज़र आ रहा होगा, उसमें बिहार सरकार से ज़्यादा केंद्र सरकार का योगदान अधिक है। विकास का पैमाना जरूर है, लेकिन विकास का पैमाना उसके साथ साथ और कई चीज़ें होती हैं। संपादक नमन मिश्रा जी जब कोसी के क्षेत्र में
और सीमांचल के क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं तो लोग, आम लोग जो हैं वो यही बात कहते हैं कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोग करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं। एक तो सरकार से डरते हैं कि सरकार में बैठे लोग बिना पैसा के कुछ भी नहीं करते हैं, जो कि एक व्यवसायी के लिए जो कम मार्जिन पे काम करता है उसके लिए घूस देना, टेबल के नीचे से पैसा देना संभव नहीं है। पूर्णिया के कई व्यवसायी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनके मन में कसक है कि सरकार उनका फुल सपोर्ट नहीं कर रही है। रिवर्स माइग्रेशन की बात अब कर रहे हैं तो पूर्णिया और सुपौल में जाकर के देख लीजिए। हमने रिपोर्ट देखा है कि एक तरफ जहां बिहार के अलग अलग हिस्सों से लोग बाहर कमाने के लिए जा रहे हैं, वहीं कई राज्यों से लोग, चूंकि बिहार में स्किल्ड मजदूर नहीं है, स्किल्ड काम करने वाले लोग नहीं हैं, ट्रेंड लोग नहीं हैं, तो अलग अलग राज्यों से बिहार काम करने के लिए पूर्णिया, सुपौल और मधेपुरा में लोग आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपको साफ नज़र आता होगा कि कहीं ना कहीं चीज़ें बदलना चाहती हैं लेकिन आप बदलने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि आपको 24 घंटा कुर्सी की लाज रखनी है, अपनी कुर्सी बचाने की जद्दोजहद करनी है। आने वाला 2024 का चुनाव बहुत कुछ लेकर के आ रहा है, जहां एक तरफ नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी हो रही है, वहीं हो सकता है आने वाले समय में कि भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पर डाका पड़ जाए और फिर दोनों एक पटरी पर आकर के खड़ा हो जाए। इसमें बहुत बड़ा रोल सीमांचल और कोसी के क्षेत्र में ओवैसी निभाने वाले हैं। ओवैसी ने पिछले विधानसभा में ये प्रूफ किया है कि उनके पास वोट बैंक है और आज भी मुस्लिम समाज अपने लिए जो विकल्प खोज रहा है वो विकल्प ओवैसी बनना चाहते हैं। हालांकि 2020 के चुनाव में जो उनकी 5 सीटें आई थी उनकी पार्टी की, उसमें से 4 लोग अलग हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अल्पसंख्यक समाज अपने लिए एक विकल्प खोज रहा है। वो विकल्प नीतीश कुमार तो अब नहीं रहे। जहाँ तक लालू प्रसाद की बात है तो लालू प्रसाद भी अब विकल्प के रूप में नहीं बल्कि सिर्फ वोट बैंक के रूप में जाने जाते हैं, कि वो सिर्फ वोट लेने के लिए आप अल्पसंख्यकों का साथ देते हैं, उनके साथ जो अधिक तरह की बातें होती हैं वहाँ आप खड़े नहीं होते हैं। तेजस्वी यादव किसी भी घर नहीं जाकर के देखे जिनके साथ अत्याचार हुआ हो, अन्याय हुआ हो, न तेजस्वी यादव के लोग जाते हैं। वहाँ जाने वाले लोगों की संख्या अलग होती है। चिराग पासवान जाते हैं, पप्पू यादव जाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा जा रहे हैं, लेकिन सत्ता में बैठी जदयू और आरजेडी कांग्रेस के लोग नज़र नहीं आते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा दुखद कारण है, ये भी एक कारण हुआ है। दूसरी तरफ अगर वोट बैंक की बात करें तो 2024 के वोट बैंक में संभावना व्यक्त की जा रही है कि सीमांचल और मिथिलांचल का कोसी का क्षेत्र इस बार परिणाम बदलेगा और इन्हीं क्षेत्रों में जो नीतीश कुमार का वर्चस्व है उसे तोड़ने के लिए नई नई युक्तियां भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। अगर इसमें सेंधमारी ओवैसी कर देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले हो जाती है, लेकिन अगर वो सफल नहीं होते हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के सारे धन संपत्ति, वोट इकट्ठा किए हुए जितने भी इतने दिनों के उनके संपत्ति हैं, मान सम्मान है, वो सब डांका पड़ने के साथ खत्म हो जाएगा। विश्लेषण कैसा लगा जरूर बताइएगा, क्योंकि इस कहानी में मेरे समझ से काफ़ी दम है और ये वोट बैंक की राजनीति में एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।